चैलेंजेस चैलेंजेस कहाँ-कहाँ से हैं? एक छात्र ने एक प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद में ब्रेक पे चले गए थे कि सर ये गैर राज्य कारकों के बारे में बता दीजिए। देखिए, राज्य और गैर राज्य कारक क्या हैं? राज्य कारकों की बात करें तो भारत को आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से किन राज्य कारकों से चुनौतियाँ रही हैं, तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो यहाँ पर राज्य कारक का उदाहरण पेश करती है। आईएसपीआर की जो प्रोपेगेंडा चलती है कश्मीर में या और जगह भी, जैसे पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा तो पूरी दुनिया में ही करता है भारत के विरुद्ध। तो ये जो है ये राज्य कारक, बाह्य राज्य कारक। गैर राज्य कारक में जैसे कि आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान में है, जैसे लश्कर-ए-तौयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, ये उसके उदाहरण हैं। ठीक है? तो ये क्लियर हुआ होगा? समझ में आया आपको? ऐसे ही आप बांग्लादेश में जो हुजी है, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हुजी का उदाहरण भी गैर राज्य कारकों में ही आएगा। क्लियर? तो ये प्रश्न जो है कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा हुई है। तो देखिए, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। तो जिस समय टेररिज्म मैंने डिस्कस किया था, उस समय ये सारी चीजें चर्चा की थी। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस क्या हैं? इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, इस प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, क्या है कि जब मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस की बात होती है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो हमें चैलेंज वेस्टर्न बॉर्डर से आते हैं, जैसे पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनसे, पाकिस्टेट स्टेट एक्टर्स बता रहा हूं मैं, दो एक्टर्स होते हैं, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, राज्य और गैर राज्य कारक। और नॉन स्टेट एक्टर में जो वहां आतंकवादी संगठन है, वो उत्तर से चीन से हमें चुनौती आती है। बहुआयामी मल्टी डायमेंशन मतलब कि एक डायमेंशन नहीं है उसका। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से ही चुनौती आ रही है या पाकिस्तान के सिर्फ राज्य से चुनौती आ रही है, नहीं। गैर राज्य कारक भी, चीन से भी चुनौती है। बांग्लादेश में जब खालिदा जिया की सरकार रही है, उस समय भी बड़ी चुनौतियां रही हैं, या उससे पहले जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो वो पाकिस्तान से चुनौती रहती थी। म्यांमार से चुनौती है क्योंकि उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें बड़ी अराजकता रहती है। वहां पर भी ऐसा ही एक जो है एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी चलती है, जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसकी वजह से वहां अराजकता होने की वजह से हमारे जो इंसर्जेंट्स हैं वो वहां जाके अपने कैंप बना लेते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर जो है बॉर्डर पर क्या चुनौतियां हैं। बॉर्डर हमारे पोरस है, नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पोरस है, वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं, कोस्टल एरियाज पे क्या चले, ये जो है सारे आपको जो है डिस्कस करने हैं। तो आप मुझे बताइए कि 250 शब्द मैं आपको बताऊं, आप क्या व्याख्या करेंगे? भाई, आप तो सिर्फ चुनौतियां ही बता पाएंगे ना। आप उसमें एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन आपने अगर कोई चुनौती छोड़ दी और एक चुनौती को आप व्याख्या करने लग गए, मान लीजिए आप पाकिस्तान की तरफ से जो चुनौती आ रही है, आप उसपे चाहे 10 पेज भर लो। बात समझ में आई? तो आप पॉइंटर से ही लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी चुनौतियों के बारे में चर्चा करनी है और वो भी 250 शब्द के अंदर करनी, और उसमें फिर उपाय भी बताने हैं। ठीक है ना? तो इसमें तो सिर्फ पॉइंटर ही लिख के आ सकते हो आप इस प्रश्न के उत्तर में। आप एक भी पॉइंट की अगर थोड़ी भी व्याख्या करने चलोगे, तो आप ये समझ लीजिए, कई बार ऐसे भी होता है कि कम शब्दों में ज्यादा लिखना, जैसे कि आप एक ही पैराग्राफ में सारी चुनौतियां आप जो है उसका नाम दे सकते हो, है कि नहीं? फिर आपको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि 250 शब्दों में, भाई इसमें दो प्रश्न किए गए हैं कि एक तो बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण करना है, और दूसरा
उनके उपाय भी बताने हैं, तो 125 शब्द आपको डिवाइड करने पड़ेंगे और उतने शब्दों में आपको जितने भी उपाय की जब बात करते हैं बहुआयामी उपाय कई बार चर्चा हो गई, माओवाद की चर्चा उसमें भी बहुआयामी सुरक्षा भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इकोनॉमी भी ठीक होनी चाहिए। हमारे जो अंदर मतभेद हैं, ठीक है ना? इस विविधता से संबंधित वो मतभेद दूर करने की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। ये जो है सारी चीजें आपको उसके अंदर डिस्कस करनी पड़ेंगी। आपका आंसर जितना वाइड होगा ना, जितने पहलू आप कवर करेंगे, उतने ही मार्क्स मिलने की आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। देखिए, जो है फिर ऐसे यही सारे प्रश्न जो है आपको बहुत आसान लगेंगे। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या हल सुझाते हैं? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब कि आतंकवाद जो करते हैं, वहां पर फंड्स के क्या मेन स्रोत हैं? ठीक है ना? इसके बारे में चर्चा करनी है। तो क्या ये प्रश्न मुश्किल है? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है? हर एक जगह की हाँ, लेक्चर में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, आपका जो मैंने ये लेक्चर मॉड्यूल बनाया है ना, ये लेक्चर मॉड्यूल मैंने बनाया ही इस तरीके से है कि आपके 10 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछने की संभावना है, इन सबको ध्यान रखकर ये मॉड्यूल बनाया गया है। और जो मैं आपको चीजें बताता हूँ गहराई से, उन सब से आपके अंदर एक क्षमता आती है विश्लेषण करने की। अगर आप लेक्चर इसीलिए मैंने ये बोला कि लेक्चर को ध्यान से अटेंड कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे जो किताब पढ़ लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन लेक्चर को बैकबोन बना के चलें। आप लेक्चर अगर ध्यान से अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई समस्या पैदा नहीं होनी। ठीक है? हाँ, जब तक लिखेंगे नहीं हार्ड लगेगा ही, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो लिख के जैसे प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो आप, उसका इवैल्यूएशन करवाओ। ठीक है ना? तो शुरू में लिखोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है? लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं आपको बता दूं। लिखना शुरू तो करो, उसके बाद सुधार लिखते लिखते हो जाएगा। अब स्कूटर चलाना सीखना चाहते हो, उसको देख रहे हो कि ये स्कूटर खड़ा है और इसको मैं ऐसे रेस दूंगी, इसका चाबी ऐसे स्टार्ट करूंगी, इसको ब्रेक ऐसे लगाऊंगी, इसका गियर ऐसे चेंज करूँ। देखने से थोड़ी ना होगा। वो तो आप उसको चलाओगे तो शुरू में दिक्कत भी आएगी, हो सकता है स्कूटर लेके कहीं कटीली झाड़ी में घुस जाओ, है कि नहीं? मैं भी बहुत गिरा हूँ साइकिल सीखते वक्त, लेकिन अंततः साइकिल सीखी ना, अब मैं परफेक्ट साइकिल चलाता हूँ। बात समझ में आई? बात इतनी सी है कि एक बार जो है स्कूटर पे चढ़ के उसको चलाना पड़ेगा, ऐसे ही उत्तर लिखना पड़ेगा, तब जाके उत्तर लेखन में सुधार आएगा। ठीक है? समझ में आया? ठीक है। फिर देखिए, एक प्रश्न ये देख लीजिए, उग्र अनुसरण एवं शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग प्राय आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई के युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? स्टार्टिंग में देख के लिख सकते हैं आंसर, ऐसा पूछा जा रहा है मुझसे। उत्तर है नहीं, देख के नहीं लिखना है। आपने प्रश्न पढ़ा, जाके अपना टॉपिक रिवाइज कीजिए, टॉपिक में क्या क्या है सब चीजों को रिकॉल कीजिए और उसके बाद उस नोट्स को बंद कर दीजिए और फिर उत्तर लिखिए। ये नहीं कि टाप रहे हैं, नोट सामने खुले हुए हैं और उससे, ये तो हो गया टापना। ठीक है? वैसे अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो पहले पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद अपना टॉपिक अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से रेफर कीजिए, उस टॉपिक को डिटेल में उसका अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो है पेन पकड़िए, पेपर पकड़िए और पेपर भी A4 साइज का खाली पेपर पकड़िए
और मार्केट में तो खैर यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से दोनों कॉलम खिंचे हुए मिल जाते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। वो जो बच्चे लेते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि जब एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है तो उससे एक फैमिलियरिटी बढ़ती है कि भाई अच्छा ऐसे पेपर आता है, ऐसा मार्जिन खींचे मिलते हैं, अच्छा यहाँ प्रश्न लिखा जाता है, ठीक है ना। एक छात्र का कहना है सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, उग्र अनुसरण का मतलब होता है हॉट परसूट। मतलब क्या होता है कि ये जो अ, विद्रोही संगठन होते हैं, इनके जो काडर होते हैं, ये क्या करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करके और फिर ट्रांस बॉर्डर, चाहे वो दो राज्यों के बीच में सीमा हो या दो देशों के बीच में सीमा हो, उस सीमा को क्रॉस कर लेते हैं। तो इनका जो स्ट्रेटजी ये रहती है कि ये जो सुरक्षा एजेंसियां कब तक पीछा करेगी? भाई सीमा तक ही तो कर पाएगी, सीमा थोड़ी ना क्रॉस कर जाएगी। तो वो कर जाते हैं, लेकिन जो सुरक्षा संगठन है वो नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि उससे फिर क्या है कि दूसरे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेन इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये जो उसको राइट मिले हुए हैं उस नेशन स्टेट को, वो वायलेट होते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दूं, ऐसी स्थिति बनती थी, एनएससीएन के कार्डर्स ने आर्मी पर हमला करके और म्यांमार में भाग गए। एनडीएफबी जो बोडो उग्रवादी हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया, भूटान में भाग गए। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो उग्र अनुसरण का मतलब होता है हॉट परसूट। हॉट परसूट यही होता है कि आपको सूचना मिली कि यहाँ यहाँ उग्रवादी हैं, यहाँ यहाँ माओवादी हैं, आपने उस सूचना पर एक्शन लेते हुए वहां पर कार्रवाई की, आप उनके पीछे भागे, वो आगे आगे भागे। इसको उग्र अनुसरण बोलते हैं, हॉट परसूट। मतलब कि वो आगे आगे जा रहे हैं, आप उनका पीछा कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए, ठीक है। और शल्यक प्रहार होता है सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, कुछ इंग्लिश के शब्द जो है बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलता हूं तो मेरे ख्याल से ज्यादातर को समझ आ गया होगा कि ये क्या है कि नहीं। इसलिए जो अंग्रेजी के शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं उसको आप ऐसे कैसे लिख के आ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा के विषय में कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि हॉट परसूट और सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्रयोग किया जाता है आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए, तो इस प्रकार की कार्रवाइयों का युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना करनी है आपको, मतलब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाँ, दुश्मन के इलाके में घुसकर उन पर हमला करना सर्जिकल स्ट्राइक होता है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का एक और गुण होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल क्यों बोला जाता है। जैसे आपने सर्जिकल नाइफ देखा होगा, डॉक्टर क्या करता है? भाई मान लो किसी नस में कुछ दिक्कत हो गई है, उसको काटना है या उसको जोड़ना है, तो क्या डॉक्टर ऐसा करता है कि उस नस को इलाज करते वक्त दूसरी नसें काट डालता है? ऐसा तो नहीं करता होगा। कुछ डॉक्टर करते भी हैं, है कि नहीं। वो अलग टाइप के डॉक्टर हैं, अलग कैटेगरी के डॉक्टर हैं, है कि नहीं। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होगा वो सिर्फ उसका इलाज करेगा। अब ऐसे भी केसेस देखे हैं, कुछ डॉक्टर तो सर्जिकल नाइफ को पेट में ही भूल जाते हैं, जहां ऑपरेट किया उसी में छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो अच्छे डॉक्टर नहीं माने जाते। ऐसे डॉक्टर से आप अपना इलाज ना कराना चाहोगे। तो यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है कि आतंकवादियों पे हमला करना, लेकिन सिविलियंस को छोड़ देना। सिविलियंस पे हमला नहीं करना, कोलेटरल डैमेज कम से कम होना चाहिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो इनकी क्या महत्वता है? महत्वता यही है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं वो डिफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। अगर आपको आतंकवादी हमला रोकना है तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आतंकवादी हमला अटेम्प्ट करने से पहले ही उनको नष्ट कर दिया जाए, है कि नहीं। अच्छा, इससे जो है पाकिस्तान जैसे राज्य पे दबाव भी बढ़ता है। अगर दो चार ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उनको बात समझ में आ जाती है कि जो है अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक दो हो सकती है, प्रीफैक्टो और पोस्ट फैक्टो। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है और एक रिएक्टिव स्ट्राइक हो सकती है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है? पता है कि यहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं और इनकी मंशा भारत में अटैक लॉन्च करने की है, तो वो अटैक लॉन्च करें उससे पहले ही
उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको नष्ट कर दिया जाए। ये प्रिएम्प्टिव है। और जो है रिएक्टिव क्या है कि भाई आपके ऊपर हमला हुआ, उसके बदले में आपने वैसा ही सर्जिकल स्ट्राइक उनके अड्डों पे किया। ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये प्रश्न जो है आसान है कि मुश्किल है? जल्दी बताइए मुझे। एक छात्रा लिख रहे हैं कि आप एक सीरियल के हीरो जैसे दिखते हैं और आईपीएस अधिकारी, पता नहीं आईपीएस अधिकारी दिखते हैं या हाँ, ऐसा जो है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमारी शक्ल थोड़ी वैसी ही है। कुछ लोग हमें आर्मी ऑफिसर समझ लेते हैं। और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि हमें सैल्यूट भी मारा है आर्मी क्षेत्र में गए हैं तो। ठीक है। हाँ, एक छात्रा कहना इजी तो नहीं कह सकते, मीडियम है। ठीक है। मीडियम भी लग रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। कठिन नहीं लग रहा ये ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। देखिए, आपको अगर मॉडरेट लग रहा है, आसान नहीं लग रहा है तो आप मेरा विश्वास कीजिए, इसका उत्तर लिखिएगा और फिर उस उत्तर लेखन में आप सुधार कीजिएगा। देखिएगा क्या चीज मिस कर दी है। 3-4 बार ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये प्रश्न आसान लगने लगेगा। डेमोक्रेटस की एक कहावत मुझे हमेशा मेरे दिल के पास है, वो कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेमोक्रेटस कहते हैं कि कोई भी चीज मुश्किल लगे तो उसको करने लग जाओ। बार-बार करो। बार-बार करोगे तो वही कठिन चीज, वही जो बर्डन लग रहा था, वही जो भारी लग रहा था, वो हल्का लगने लग जाएगा। है कि नहीं? हार्ड वर्क का भी ऐसे ही है। हार्ड वर्क बिकम्स लाइटर बाय प्रैक्टिस। जो चीज पहले कठिन लगती है, वो प्रैक्टिस से आसान हो जाती है। ठीक है? युद्ध नीतिक प्रभाव क्या है सर? युद्ध नीतिक प्रभाव ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शल्यक प्रहार 2 प्रकार का होता है। एक जो प्रिएम्प्टिव होता है, मतलब कि आप किसी आतंकवादी घटना होने से पहले ही सूचना जुटा लें कि ये आतंकवादी घटना फलाना-फलाना संगठन इस लॉन्च पैड से कैरी आउट करेगा और आप पहले ही उस पे सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको नष्ट कर दें। तो इसको कहा जाता है डिफेंसिव ऑफेंस। मतलब डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब होता है, आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि जो पहले वार करता है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि वार ही बचाव है। हमला है, पहले हमला ही बचाव। है कि नहीं? जैसे भारत ने इस टाइप की सर्जिकल स्ट्राइक की है। ठीक है? तो ये उसका युद्धनीतिक प्रभाव है। दूसरा रिएक्टिव होता है। युद्धनीतिक प्रभाव, अब युद्ध जो है फिर आपको उसके प्रकार पता होने चाहिए। युद्ध, आप यहाँ पर युद्ध जो है वो सीधा युद्ध से मत लें। युद्ध के 4 प्रकार बताए हैं मैंने। आपको याद है कि कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए युद्ध के? एक तो परोक्ष, डायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा है, वो अपरोक्ष चल रहा है, इनडायरेक्ट चल रहा है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उनके हौसले घटेंगे कि बढ़ेंगे? उनके हौसले, हाँ, कम होंगे। तो ये इसका युद्ध नीतिक प्रभाव है। ठीक है? यहाँ पर युद्ध का मतलब वो 1965 वाला, 1971 वाला, वो वाले युद्ध की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना? यहाँ पर जो है अपरोक्ष युद्ध की बात चल रही है, मूक युद्ध की बात चल रही है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात चल रही है।
क्लियर हुआ? अब समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे। कर लेंगे इसका उत्तर, इसके सारे पहलू मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? देखिए एक प्रश्न है, पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद, ये 2016 में पूछा गया था। इसका संदर्भ क्या था? कई बार जो है ना, आप करंट अफेयर्स अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट देना मुश्किल नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन का एक स्ट्रैटेजी ये भी है, क्योंकि ये थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है, कि आप वो प्रश्न किस संदर्भ में पूछा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी क्या घटना घटी है जिसके संदर्भ में वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है, वो आप अगर इंट्रोडक्शन में दे पाए तो आपको उस इंट्रोडक्शन के लिए ज्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। ये स्ट्रैटेजी समझ में आई आपको इंट्रोडक्शन की? क्लियर हुआ? जैसे 2016 में जब ये प्रश्न पूछा गया था, पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है, उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। तो उस समय आईएसआईएस का पहले नाम क्या था? आईएसआई, अलकायदा की एक ब्रांच, जो अल जवाहिरी, अल जवाहिरी नहीं, जरकावी, जो है इराक लेके गया, उस ब्रांच को अबू बकर अल बगदादी ने कन्वर्ट करके आईएसआई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक में कन्वर्ट किया, जो 2014 में, 2014-15 में उसने सीरिया में अपनी जड़ें जमाकर और उसका नाम बदल कर रख दिया आईएसआईएस, और अपना कैलिफेट जो है डिक्लेयर कर दिया, जिसका मैप मैंने आपको दिखाया था, जिसमें भारत जो है वो खुरासन प्रांत का हिस्सा उन्होंने दिखाया हुआ है। क्या आपको याद है? तो इसका संदर्भ ये था कि एक कंपटीशन ये चला कि अलकायदा ज्यादा, देखिए जैसे भारत में कैंपस काउंसलिंग होती है ना, भाई टॉप की कंपनियां टॉप के कॉलेजेस में पहला स्लॉट चाहती हैं ताकि वो बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को चुन सके। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी ऐसे ही होता है, वहां भी कैंपस काउंसलिंग होता है, जिसमें अलकायदा, जिसमें लश्कर ए तोयबा, जिसमें जैश ए मोहम्मद कैंपस काउंसलिंग करने जाते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट आतंकवादी मिल सके। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब तुलनात्मक बता रहा हूं, इसको आप एग्जाम में नहीं लिख के आना था, ये आपकी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे कोई भी कंपनी चाहेगी कि भाई पहला कैंपस काउंसलिंग हम करें, ताकि अन्यथा दूसरी कंपनी आएगी तो टॉप के जो स्टूडेंट है उसको वो ले जाएगी, और बाद में जो बचेंगे उसमें उतने अच्छे कैंडिडेट शायद ना मिले। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है? तो वहां पर भी कैंपस काउंसलिंग होता है, बेस्ट से बेस्ट कौन अच्छा लड़ाका है, कौन कितना रेडिकल है, कौन कितना कमिटेड है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज है कि आईएसआईएस का जब उदय हुआ तो अलकायदा को ये एक असुरक्षा का भाव आया कि अब जो डोनेशन आता था, बाहर के देशों से आता था, पश्चिमी एशिया के देशों से आता था, वो डोनेशन कहीं आईएसआईएस की तरफ ना मुड़ जाए। तो ये जो संगठन होते हैं, ये इन अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर, कितना नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, ताकि जो डोनर्स हैं, तो कुछ डोनर ऐसे हैं जो लड़ नहीं सकते, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई हमें अराजकता लानी है, हमें विनाश ही करना है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, तो हम जो है बिजनेस वगैरह करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे संगठनों को देंगे जो एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो पैसा कहीं आईएसआईएस के खाते में ना चला जाए। ये क्लियर हुआ? यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक का अर्थ क्या है, ठीक है? उद्योग क्यों कहा है? क्योंकि कंपटीशन है ना भाई, उद्योग कैपिटलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, और वो मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, टिकेंगे कैसे? जब वो बेस्ट होंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ?
तो ये प्रश्न जो है वो आसान पूछा था कि मुश्किल पूछा था? निश्चित तौर पे उस समय छात्रों को ये प्रश्न जो है थोड़ा मुश्किल लगा होगा। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया होगा, करंट अफेयर्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको संदर्भ पता चलता है। उस संदर्भ को आप अपने भूमिका में बाँध सकते हैं और अच्छा उत्तर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप बहुआयामी उत्तर भी लिख सकते हैं और उसको करंट अफेयर्स से जोड़ के ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट उत्तर वही होता है जिसको स्टैटिक पार्ट को आप करंट अफेयर्स से जोड़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण होता है अच्छे उत्तर का। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये प्रश्न जो है अभी आपको आसान लग रहा है कि नहीं? ये बताएं मुझे। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो जो है ट्रांसलेशन की भी कोई समस्या नहीं रही है। हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और थोड़ी इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए कि भाई कम से कम समझ सके व्यक्ति, भले ही लिख ना सके या बोल ना सके, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि आपको अलग-अलग स्रोत मिल जाते हैं और बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो हिंदी में अपने लेख अब छापने लग गए हैं क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो आसान हो गया है। ठीक है? क्लियर हुआ? लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, निश्चित तौर पे कुछ महत्वपूर्ण है कि भई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको। न्यूज़पेपर से सार निकालना है और इस उद्देश्य के साथ निकालना है कि इस सार को मैं अपने उत्तर लेखन को इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में लिखूँगी या लिखूँगा। ठीक है? समझ में आया? छात्रा कह रही है इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझा दीजिए, मेरा जो है क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तार में इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है? देखिए, ये उस समय आईएसआईएस का उदय हुआ था, तो ये प्रश्न जो है वो उस संदर्भ में पूछा गया था। डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल होना हो जाना रहा है। आईएसआईएस क्या है और उसका ध्येय लक्ष्य क्या है? आईएसआईएस हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? इसके बारे में मैंने आपको आतंकवाद के विषय में चर्चा की है, डायग्राम्स दिखाए हैं। आईबी ने क्या ऑपरेशन ऑपरेशन चक्रव्यूह रन किया उसके बारे में बताया था। ठीक है ना? हाँ, सेल्फ रेडिकलाइजेशन जो टर्म मैंने यूज की थी या लोन वुल्फ अटैक जो मैंने आपको बताया था, वो सब इसमें मेंशन करना है। तो ये प्रश्न जो है आपको क्लियर है? इजी गोइंग है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, धार्मिक मतारोपण कैसे जोड़े इसमें? तो देखिए आईएसआईएस जो है वो जो कट्टर इस्लाम है उसको उसमें मानता था, वहाबी विचारधारा उसमें विश्वास करता था और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना मटेरियल जो है वो फैलाता था। तो आपको उसके बारे में लिखना था। ठीक है? क्लियर? देखिए, बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। ये प्रश्न कैसा लगा आपको? ये 2014 में पूछा गया है। आईएसआईएस क्या है? ये बता दीजिए। आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसके बारे में आपको परिभाषा में यही लिख के आना था कि यह एक उभरता हुआ आतंकवादी संगठन है जो 2011 में जो है दुनिया के सामने आया, कुप्रसिद्ध हुआ। ये अल जरकावी द्वारा स्थापित संगठन अल कायदा इन इराक का परिवर्तित रूप है। ये आपको समझाना था, जो इराक और सीरिया में
सक्रिय है। आईएसआईएस का फुल फॉर्म बेटा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। देखिए एक छात्रा का कंसर्न है, सर इस क्वेश्चन के शब्द से ही हार्ड लग रहा है। तो देखिए आपकी भाषा पे इतनी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए कि आपको कम से कम प्रश्न समझ आए। ठीक है, प्रश्न समझना तो बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा उत्तर क्या लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका मतलब ये है बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, जो हमारी विविधताएं हैं, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद, जो रेडिकलिज्म, रेडिकलाइजेशन है, कहां पर? पड़ोस में कहा? आपके घर के बाजू में नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर देश के पड़ोस की बात चल रही है, देशों का पड़ोस। कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे पड़ोस में तो शर्मा जी रहते हैं, पांडे जी रहते हैं। ठीक है, इनका प्रश्न जो है यहाँ कैसे पूछ लिया? हाँ, तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश की बात हो रही है। अतिवाद का इश्यू जो है वो चीन में नहीं है, तो यहाँ पर चीन आप मेंशन नहीं करेंगे। अतिवाद का जो इश्यू है वो जो है पाकिस्तान में है, वो बांग्लादेश में है। और उससे हमारी विविधता पे कैसे फर्क पड़ता है, तो पाकिस्तान की रणनीति रही है कि धर्म को आधार बनाकर हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध करने की कोशिश करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। ठीक है, अतिवाद क्या होता है? देखिए किसी भी चीज में आप कुछ एक्सट्रीम करने लग जाए, आम पसंद है तो 10 आम लेके बैठ गए, उसको खा रहे हैं एक ही बार में। विचारधारा पकड़ ली तो उसके प्रति इतना कट्टर हो गए कि कोई और उसके बारे में कुछ थोड़ा भी बोल दे रहा है तो उसकी हत्या कर डाल रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन करना है, किसी शास्त्र का इंटरप्रिटेशन करना है, धर्मशास्त्र का, तो उसका इंटरप्रिटेशन भी आप बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम करते हैं, इसको अतिवाद कहते हैं। निरापद नहीं है का क्या मतलब है? देखिए संघात का मतलब होता है उसका इम्पैक्ट, कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन फैलेगा तो क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर है हाँ। बात समझ में आई? और निरापद का मतलब कि अ, देखिए निरापद का मतलब होता है कि उसके उससे अछूता नहीं है। निरापद का मतलब कि उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आई? तो अभी ये प्रश्न क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो आप इसको जो है मतलब सरल शब्दों में कहें तो बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के इम्पैक्ट से अछूता नहीं है, ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है, क्लियर? संघात से क्या आशय है? संघात मतलब इम्पैक्ट, मतलब कि उसका प्रभाव। ठीक है ना, तो अगर बांग्लादेश और